ये कहानी है जुनको फुरुता और उस पर बीते दर्दनाक और बेशर्मी में डूबे 40 दिन की, जिसकी शुरुआत हमने अपनी इस वीडियो से की थी। अगर आपने इस कहानी का पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पहले इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जुनको दिल्ली में हुए निर्भया से ज़्यादा बदनसीब लड़की थी। जब जुनको किसी तरह पुलिस को कॉल कर देती है और तभी मियानो वो कॉल कट कर देता है। फिर पुलिस को दोबारा कॉल करने पर उनसे ये कहता है कि ये कॉल गलती से लग गया था, जिसके बाद जुनको की इस हरकत पे उसे काफ़ी गुस्सा आता है, जिस पर वो उसे बहुत पीटता है और अपने लाइटर से धीरे धीरे और थोड़ा थोड़ा करके उसके दोनों पैरों को जलाता है ताकि वो दोबारा ऐसा ना कर सके। 16वें दिन मियानो के दो दोस्त उसके घर आते हैं और जुनको के साथ रेप करते हैं। उनमें से एक अपने घर जाकर अपने भाई को ये बात बता देता है और उसका भाई अपने पेरेंट्स को। फिर उसके पेरेंट्स ये बात पुलिस को बताते हैं, पर अफसोस कि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पुलिस पूछताछ के लिए मियानो के घर जाती है तो मियानो के पेरेंट्स इस बात से साफ मना कर देते हैं और पुलिस भी उनकी बात आराम से मानकर वापस लौट जाती है। मैं जानता हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों पुलिस वाले मियानो की पेरेंट्स की बात में आ गए, पर सच कहूँ तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। उधर झुनको तो अपने मौत को कोस रही थी कि वो अब तक उसे लेने क्यों नहीं आया। हर दिन उसके साथ कई बार बलात्कार किया जाता, उसे बुरी तरह पीटा जाता, जिससे उसकी नाक में इतना खून जम गया था कि वो अपने मुंह से सांस लेने पर मजबूर हो गई थी। मियानो और उसके तीनों दोस्त अपनी सिगरेट उसकी प्राइवेट पार्ट से रगड़ कर बुझाते। इसके अलावा वो शराब की बोतल, लोहे की रॉड भी उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देते। फिर मोमबत्ती जलाकर उसकी गर्म मोम की बूंदें जुनको के पूरे शरीर पर तब तक गिराई जाती जब तक मोमबत्ती पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती। यहाँ तक कि अपनी लाइटर से उन्होंने जुनको की पलकों तक को जला दिया था। वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि बाथरूम जाने में उसे 1 घंटा लग जाता, फिर भी वो उसके दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती, जबकि बाथरूम का दरवाजा सिर्फ उससे 10 कदम की दूरी पर था। उसे खाने में कॉकरोच और पीने के लिए खुद की पेशाब दी जाती। उन्होंने जुनको के लेफ्ट ब्रेस्ट का छोटा सा पार्ट भी काट दिया था और उसके प्राइवेट पार्ट में गर्म बल्ब डालकर उसकी पीठ पर कई बार कूदा करते। फिर उसके पूरे शरीर में गर्म सुई चुभोई जाती और उसकी उंगलियों को डंबल से तोड़ दिया गया था। मतलब ये बात मैं समझ नहीं पा रहा कि मात्र 17-18 साल के लड़कों ने इतने क्रूरता भरे काम किए कैसे। वो जब भी कुछ खाने की कोशिश करती तो उसे तुरंत उल्टी आ जाती और लगातार चल रहे इतने दिन तक मेंटली और फिजिकली टॉर्चर से उसके शरीर के जख्मों पर पस बनने लगे थे, जिससे उसकी बॉडी से बदबू आने लगा था, जिसके कारण अब वो चारों भी उसमें इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। और यही वो समय था जब जुनको ने अपनी मौत की भीख भी उनसे मांगी, पर उन दरिंदों ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो उसी साल 27 दिसंबर की रात को तकरीबन 2:30 बजे एक 19 साल की लड़की का किडनैप करते हैं और उसे होटल ले जाकर उसका रेप करते हैं, जिसके कुछ दिनों बाद वो उसे छोड़ देते हैं और नया साल मनाने निकल जाते हैं। 4 जनवरी 1989 मियानो जुओ में काफी पैसे हार जाता है और गुस्से में आकर अपने तीनों दोस्तों के साथ मिलकर जुनको के साथ अब तक की वो सारी चीजें करता है जो अब तक जुनको के साथ हुई थी। पर इस बार जुनको खुद को बचाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि अब उसके अंदर जिंदगी कुछ पल भर की बची थी और उसी रात जुनको की मौत हो गई। और सच कहूं तो ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि अपनी मौत से जुनको ये जंग जीत कर उन दरिंदों से दूर हो गई। अगले दिन जब उन चारों को ये बात पता चली तो उन्होंने जुनको की बॉडी को एक 210 लीटर के ड्रम में डालकर उसमें सीमेंट और कंक्रीट भर दिया और शहर से दूर एक खाली एरिया में उस ड्रम को फेंक कर वहां से भाग गए। इसके 19 दिन बाद जापान की पुलिस मियानो और जो अगुरा को 19 साल की उसी लड़की के साथ रेप करने के कारण गिरफ्तार करते हैं, जिसका रेप उन्होंने 27 दिसंबर की रात उस होटल में की थी। लेकिन जब इन दोनों की पूछताछ दो अलग अलग कमरों में की जाती है तो एक ने गलती से जुनको फुरुता का नाम ले लिया, जिसके बाद ये पूरा केस ही पलट गया। इसके तुरंत बाद मियानो के बाकी दोनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और जुनको की बॉडी ढूंढ ली गई। पर इस केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये चारों अभी नाबालिग थे, तो इन्हें मैक्सिमम सजा या फांसी नहीं दी जा सकती थी। जब जुनको के केस के बारे में वहीं के एक पत्रकार ने सुनी तो उसने इनकी फोटो और नाम सहित ये न्यूज अपने पेपर में छाप दी। और जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो वो तंग रह गए कि कोई इतनी छोटी सी उम्र में इतनी हैवानियत भरा काम कैसे कर सकता है। 2 अप्रैल 1989 को जब जुनको की अंतिम यात्रा निकाली गई तो उसके स्कूल के प्रिंसिपल ने जुनको की मां को उसकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट दी, बावजूद इसके कि जुनको अपना ग्रेजुएशन कभी कंप्लीट नहीं कर पाई। जिस इलेक्ट्रॉनिक शॉप में उसकी जॉब लगी थी, उसके ओनर ने जुनको को वो यूनिफॉर्म भेंट की जिसे पहनकर जुनको काम करने वाली थी। जुलाई 1990 में टोक्यो के लोअर कोर्ट ने हिरोशी मियानो को 17 साल और उसके तीनों दोस्तों को 6-6 साल की सजा सुनाई। पर वो इंसान की शक्ल में जन्मे हैवानों ने इस सजा को टोक्यो के हाई कोर्ट में चैलेंज किया। यानी इतनी क्रूरता भरे काम करने के बावजूद वो जीना चाहते थे, पर टोक्यो के हाई कोर्ट ने सबकी सजा 3 साल और बढ़ा दी,
बाद में उन 2 पुलिस वालों को भी उनकी लापरवाही के लिए निकाल दिया गया, जो मियानो के पेरेंट्स की बात में आकर मियानो के घर से वापस लौट आए थे। जिस जगह जुनको की बॉडी मिली थी, उसी जगह पर वकासु नाम का पार्क बनाया गया, जिसमें जुनको की मेमोरियल बनाई गई। इस कहानी की स्क्रिप्ट लिखते और वॉइस ओवर करते टाइम कई बार ऐसे पल भी आए जब मुझे ये स्क्रिप्ट लिखने और वॉइस ओवर करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर न जाने जुनको ने वो हैवानियत से भरे 40 दिन कैसे निकाले होंगे। खैर, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें वो भी बताएं। धन्यवाद।